ओके, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट इज सेइंग, व्हाट विल बी द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ईयर इफ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ बिकम्स थ्राइस द प्रेजेंट डिस्टेंस एंड ट्वाइस द प्रेजेंट डिस्टेंस। ओके, अब हम कंसिडर करते हैं कि सन एंड अर्थ के बीच का प्रेजेंट डिस्टेंस है r1। प्रेजेंट डिस्टेंस को हमने बोल दिया r1। अब r1 हो गया हमारा फर्स्ट केस। इसको उसने बोला है कि क्या करो, थ्राइस करो, मतलब 3r1 करो। इस डिस्टेंस को क्या करो, 3r1। ओके, सो r1 इज r1 एंड ये जो r2 है ये क्या होगा, 3 टाइम्स टू दैट ऑफ r1 होगा। अब देखो, करंटली जो डिस्टेंस है r1, मतलब पीरियड उसके रिलेटेड हमें पता है, ये 365 डेज है, बराबर है। उसका पीरियड जो है ये है 365 डेज। जब अर्थ सन के अराउंड घूमता है तो पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसको 365 डेज लगता है। सो डिस्टेंस है r1, पीरियड है t1। अगर डिस्टेंस हो गया r2, मतलब 3 टाइम्स, तो पीरियड कितना होगा, यही क्वेश्चन है। तो पीरियड वहां पे कितना होगा, ठीक है। नाउ टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। चलो सॉल्व करते हैं इसको। मुझे निकालना है t2, सो ये हो जाएगा t2/t1 इक्वल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो r2/r1, t2/t1 इक्वल टू r2/r1। अब देखिए ये टी स्क्वायर है एंड ये है यहां पे r क्यूब, टी स्क्वायर एंड r क्यूब। ओके, अब देखो, नाउ दिस t2/t1 इक्वल टू r2 कितना है, r2 है 3r1 एंड r1 कितना है, r1 है r1। ओके, इसका स्क्वायर एंड इसका यहाँ पे क्यूब लेना पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे r1 हो जाएगा कैंसिल, सो t2/t1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का क्यूब, ये आएगा 27। ओके, अब देखो ये 27 मैंने यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, अब दोनों साइड का मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ। सो ये बनेगा कुछ इस तरीके से, t2/t1 इक्वल टू √27। समझ रहे आप लोग बात को। सो t2 आएगा √27 इंटू t1 इज 365, दोनों का बस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 365 इंटू √27। इसको अगर आपने कैलकुलेट किया तो ये आएगा 1897 डेज, 1897 डेज। इन केस टू व्हाट ही सेइंग, देखिए स्टूडेंट्स मैं जो बता रहा हूँ एकदम शॉर्टकट तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप बस इस तरीके से करो, टेक्स्ट बुक का मेथड बिल्कुल यूज मत करो ना। उसने क्या बोला है कि पहला डिस्टेंस है r1, दूसरा डिस्टेंस जो है r2, ये हो गया 2r1, ये ट्वाइस हो गया। ओके, एंड t1 है 365 डेज। अब t2 हमें निकालना है, सो t2/t1 इक्वल टू r2/r1, इसका स्क्वायर, इसका क्यूब, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। ओके, इस रिलेशन से मैंने इसको बनाया है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। अब देखो, दिस t2/t1 का स्क्वायर इक्वल टू r2 कितना है अब, 2r1 डिवाइडेड बाय r1 का क्यूब, r1 कैंसिल, 2 क्यूब इट इज 8, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। सो दिस t2/t1 इक्वल टू √8, सो t2 इक्वल टू √8 इंटू t1, मतलब √8 इंटू 365। ओके, दोनों को सिंप्लीफाई कर दो बस, 1032 डेज आएगा आंसर फाइनल, 1032। मतलब जब डिस्टेंस बढ़ता है दोनों के बीच का तो ड्यूरेशन ऑफ ईयर क्या होगा, बढ़ेगा। में क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा, तो इसको हमें थोड़ा सा अलग तरीके से देखना है, किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं नीट जेई में, सीईटी में किस तरीके से क्वेश्चनिंग होता है इस पे, उस पॉइंट ऑफ व्यू हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखना होगा। नाउ
अब देखिए यहाँ पे जो कंसेप्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ न्यूटन, उसने मोशन ऑफ मून स्टडी किया एंड न्यूटन कंपेयर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है, तो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ मून के साथ कंपेयर किया। किसके साथ कंपेयर किया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ मून, जिसको हम बोलेंगे एम। सर्कुलर मोशन का ये कंसेप्ट है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है उसके साथ उसने उसको कंपेयर किया था एंड एक्चुअली ये दोनों को कंपेयर करने के बाद और एक रिलेशन हमें मिला था। पर देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ये सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है। आई थिंक आप लोगों को ये पता नहीं होगा, तो जब मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कंसेप्ट में जाऊंगा ये कंसेप्ट मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगा। चलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वी कैन से इट इज द बेसिस फॉर द फिजिक्स। उसका स्टेटमेंट हम देखेंगे यहाँ पे। आई विल राइट इट्स कंप्लीट स्टेटमेंट। एवरी पार्टिकल of matter attracts every other particle of matter. Every other particle of matter with a force, and this force is directly proportional to the product of their masses. प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब जो मासेस होंगे उनके, उसके प्रोडक्ट के साथ कैसे होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड उसमें सेकंड केस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू and it is inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, this is the statement of Newton's law of gravitation. Okay, now आप एक बार स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, यू विल गेट द कंसेप्ट। देखिए उसने क्या बोला है कि कोई भी हम दो मासेस अगर कंसिडर करते हैं, फर्स्ट वाला मास है m1 एंड सेकंड वाला मास में यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ m2, ऐसे दो मासेस है। ओके, अब देखो ये दो जो मासेस में यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है r। दिस डिस्टेंस इज r। डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेजर करना चाहिए। नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, मैटर का कोई भी पार्टिकल रहने दो, वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। ओके, और वो दोनों के बीच में एक फोर्स होता है। ये जो फोर्स है मतलब m1 भी m2 को अट्रैक्ट करेगा, m2 भी m1 को अट्रैक्ट करेगा। ये जो फोर्स होता है F, हम इसको बोलेंगे, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखिए मेरे पास दो मासेस है m1 एंड m2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने कंसिडर किया है स्मॉल r। ओके, अब देखो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। अब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ क्या बोल रहा है न्यूटन, दोनों के बीच में कितना फोर्स रहता है? m1 एंड m2 के बीच में अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं तो कितना फोर्स होगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 into m2। ओके, एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो दोनों को अगर एक जगह पे लिख दिया तो
F is directly proportional to m1 m2 and inversely proportional to r का स्क्वायर. ओके, अब देखो अगर मैंने यहाँ पे कांस्टेंट रख दिया F इक्वल टू G. G is the gravitational constant. G m1 m2 divided by r का स्क्वायर. This is the Newton's law of gravitation. एंड ये जो कैपिटल G है ये कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. देखिए यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है, इसका वैल्यू अर्थ के लिए अलग, मून के लिए अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं है. पूरे यूनिवर्स के लिए ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं. एंड उसका वैल्यू भी मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ. इट इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11. ओके, इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर. ये यूनिट भी मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा. ओके, पहले आप बात को समझिए. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. कितना फोर्स होता है दोनों के बीच में, दो मासेस के बीच में? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, अगर मुझे जी का वैल्यू निकालना है, जी इक्वल टू एफ आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2. अब इसका यूनिट डायमेंशन निकाल सकते हैं यहाँ पे आसानी से. जी एफ आर का स्क्वायर. इफ यू रिमेंबर यूनिट एंड मेजरमेंट में मैंने निकाल के दिखाया आपको. फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. डिस्टेंस है आर, डिस्टेंस है न्यूटन मीटर स्क्वायर. m1 m2 केजी इंटू केजी. सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर आएगा. अगर हम यहाँ पे डायमेंशंस निकालने जाते हैं तो यहाँ पे मुझे फोर्स के डायमेंशन लिखने पड़ेंगे. फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन. मास क्या आएगा? 1 इन मास. एक्सेलरेशन मतलब क्या? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. एक्सेलरेशन के डायमेंशन आप चेक कीजिए, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आएगा. अब यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब 2 इन लेंथ आएगा. मास का स्क्वायर है मतलब यहाँ पे आएगा 2 इन मास. बस इसको सिंप्लीफाई करो. सो ये 1 इन मास कैंसल. सो ये आएगा यहाँ पे -1 इन मास. ओके, नाउ दिस वन इज 3 इन लेंथ. 1 in length, 2 in length, 3 in length. So it is -2 in time. So these are dimensions. Okay. So ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट हो गया, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस हो गए. एंड दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यस, देखिए, इफ आई हैव टू मासेस m1 एंड m2. अब देखो m1 m2 पे फोर्स लगा रहा है, m2 भी m1 पे फोर्स लगा रहा है. ये फोर्स इक्वल होता है. ये फोर्स इक्वल क्यों होता है? अब देखिए, समझो m1 बड़ा है, m2 छोटा है, फिर भी दोनों एक दूसरे पे इक्वल ही फोर्स लगाते हैं. दोनों का फोर्स सेम ही रहता है. अगर m2 बड़ा है, m1 छोटा है, इस केस में भी दोनों एक दूसरे पे इक्वली फोर्स लगाते हैं. कैसे? चलो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा दो. दोनों के बीच का डिस्टेंस है r. समझो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ कि m1 m2 पे कितना फोर्स लगाता है. तो कैलकुलेट करो. F इक्वल टू G, पहले का मास इंटू दूसरे का मास डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस. उसका मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा. तो m1 ने इतना फोर्स लगाया है m2 पे. चलो m2 के लिए कैलकुलेट करते हैं. F इक्वल टू G, दूसरे का मास जो अभी पहला है इंटू पहले का मास जो दूसरा है डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर. अब देखो, m1 पहले आने दो या फिर m2 पहले आने दो, डजंट मैटर. यहाँ पे दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल ही होते हैं. अब देखिए इसका मतलब क्या होता है. इसमें बहुत कंफ्यूज किया जाता है बच्चों एग्जाम में कि एक मास है मेरे पास कैपिटल M और एक मास है मेरे पास स्मॉल m. तो देखिए बच्चों, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है अगर r है, तो जितना फोर्स बड़ा मास छोटे मास पे लगाता है उतना ही फोर्स छोटा मास बड़े मास पे लगाता है. आप बोलेंगे ऐसा क्यों? इट इज द रीजन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाओ, इसको सेम फॉर्मूला मिलेगा आपको. क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दोनों मास का प्रोडक्ट लिया जाता है.
तो मैंने कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम लिया या फिर स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम लिया तो प्रोडक्ट तो सेम ही आने वाला है। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब बड़ा मास छोटे पे जितना फोर्स लगाता है उतना ही छोटा मास बड़े पे फोर्स लगाता है। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर ये अर्थ है एंड ये छोटा सा कोई तो पार्टिकल है, अर्थ के सामने मैं इसको पार्टिकल ही बोलूंगा, बहुत छोटा सा है। ओके, अब जितना फोर्स अर्थ इस पे लगा रहा है उतना ही ये पार्टिकल अर्थ पे फोर्स लगाएगा बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे थियरी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, दूसरी बात, F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। देखिए, अगर मैंने एक मास को डबल कर दिया, इफ वन मास इज मेड ट्वाइस, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा? अब देखिए, एक मास को अगर मैंने ट्वाइस कर दिया तो फोर्स ट्वाइस हो जाएगा। कैसे? F इक्वल टू जी, एक मास है, दोनों में से कोई भी एक मास को मैंने डबल कर दिया, m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। समझो इसको मैंने डबल कर दिया तो 2 किधर आएगा, मल्टीप्लीकेशन में आएगा ना। मतलब जो फोर्स है यहाँ पे, ये फोर्स कैसे हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सो F डैश इक्वल टू 2F। ओके, अगर दोनों मास को मैंने डबल कर दिया तो फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, 4 टाइम्स हो जाएगा। सो F डैश कैसे आएगा फिर, G m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। इसका मास डबल हो गया सो 2, इसका मास भी डबल हो गया सो 2, 2 इंटू 2 4। सो F डैश आएगा 4F। ओके, सो ध्यान रखिए, एक मास अगर डबल हो गया तो फोर्स हो जाता है डबल, दोनों मास अगर डबल हो गए तो फोर्स हो जाएगा 4 टाइम्स। ओके, इसके लिए आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट मास एंड सेकंड मास जो होते हैं, अगर इनको डबल ट्रिपल या फिर 8 टाइम्स या फिर 100 टाइम्स कितना भी करने दो, ओके, तो पहला फोर्स हमें कंसिडर करना है F। ओके, समझो पहला मास मैंने कर दिया 2 टाइम्स, दूसरा मास कर दिया 4 टाइम्स, तो दोनों का बस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये फोर्स जो होता है ये हो जाता है 8 टाइम्स। ओके, मतलब दोनों मास को मैंने जितने टाइम्स बढ़ाया है उतने टाइम्स आपका फोर्स यहाँ पे बढ़ जाता है। सीधे सीधे करना है इसके प्रॉब्लम्स। ओके, अब देखो, मास को चेंज कर सकता है, एक मास को चेंज कर सकता है या फिर दोनों मास को चेंज कर सकता है। एक को किया तो कैसे करना है ये भी बताया है। ओके, एक मास को मैंने जितने टाइम्स किया है उतने टाइम्स फोर्स बढ़ता है, और दो मास को मैंने जितने टाइम्स बढ़ाया है दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो उतने टाइम्स आपका फोर्स यहाँ पे बढ़ता है। ओके, और इसमें क्या पूछा जाता है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय r का स्क्वायर। अब मास के बारे में हो गया, अब डिस्टेंस के बारे में। अब देखिए, मास को डबल किया या फिर हाफ किया तो वही रिलेशन रहेगा ना। अब देखो, मास को अगर हाफ किया तो फोर्स क्या होगा, हाफ होगा। मास को डबल किया तो फोर्स क्या होगा, डबल होगा। मास को 1/4 किया तो फोर्स 1/4 होगा। बराबर है, समझिए आप बात को। सो F डैश इक्वल टू जी, समझो मास को हाफ कर दिया, m1/2 इंटू दिस m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ये डिवीजन में 2 चला जाएगा ना, सो F डैश क्या होगा, इट इज F डिवाइडेड बाय 2, मतलब फोर्स क्या होगा, हाफ होगा। मास को हाफ करो फोर्स हाफ होगा, मास को डबल करो फोर्स डबल होगा। ओके, सो नाउ अब देखते हैं डिस्टेंस के बारे में। F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। अब डिस्टेंस अगर हुआ डबल, डिस्टेंस अगर डबल हुआ इसका मीनिंग क्या होगा, सो F डैश इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय, डिस्टेंस देखो डबल हुआ है, सो ये 2r का स्क्वायर होगा। ओके, सो ये होगा जी m1 m2 डिवाइडेड बाय 4r का स्क्वायर। बराबर है। सो ये यहाँ पे जो पार्ट है ये कौन है, ये F है। ये कौन है, F है, एंड डिवाइडेड बाय 4, मतलब फोर्स क्या होगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा। बराबर है, क्योंकि फोर्स एंड डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, नाउ अब देखिए डिस्टेंस क्या हुआ है, यहाँ पे 2 टाइम्स हुआ है।
डिस्टेंस इज मेड ट्वाइस, अगर डिस्टेंस ट्वाइस हुआ तो इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, पर 4 कैसा है, डिवीजन में है, मतलब फोर्स आपका 4 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर उसने बोला कि डिस्टेंस हुआ है 4 टाइम्स, मतलब आर जो है वो कितना हुआ, 4r हुआ। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस समझो पहले इतना था m1 m2 इतना था r, अब ये डिस्टेंस 4 टाइम्स मैंने बढ़ा दिया है। m1 m2 ये डिस्टेंस मैंने क्या किया है, 4 टाइम्स बढ़ा दिया है। ओके, अब इस केस में क्या होगा, सो एफ डैश इक्वल टू जी m1 m2। देखिए मास चेंज नहीं बोला है ना इसने, मास चेंज नहीं बोला है तो मास में क्यों चेंज करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। डिस्टेंस है 4r, सो 4r का स्क्वायर आएगा। सो जी m1 m2 डिवाइडेड बाय 16r का स्क्वायर। सो ये यहाँ पे कौन है, ये फोर्स है, डिवाइडेड बाय 16। मतलब डिस्टेंस अगर 4 टाइम्स हो गया तो फोर्स जो है वो 16 टाइम्स कम होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जितने टाइम्स डिस्टेंस बढ़ता है, 2 टाइम्स रहने दो, 4 टाइम्स रहने दो, 8 टाइम्स रहने दो, वट एवर में भी, जितने टाइम्स आपका डिस्टेंस बढ़ता है उसका स्क्वायर कर दो, उतने टाइम्स आपका फोर्स कम होगा। और जितने टाइम्स आप फोर्स कम करेंगे उतने टाइम्स उसका स्क्वायर कर दो, उतने टाइम्स आपका डिस्टेंस फोर्स वहां पे बढ़ जाएगा। तो ये रिलेशन आपको वहां पे याद रखना है।